नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की एक बम्पर भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जिनकी पूरे प्रदेश में संख्या 4512 है और ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं होगा जहां 2, 4, 8, 10 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता न हो। तो ये बम्पर भर्ती होने वाली है, लेकिन ये भर्ती नियमित भर्ती नहीं होगी। सीधे सीधे गवर्नमेंट से उनको वेतन भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट और उस एम्प्लॉयज के बीच में एक सेवा प्रदाता फर्म कंपनी होगी। गवर्नमेंट जो है उस एम्प्लॉयज के बदले जो है उस फर्म को पैसे देगी और वो फर्म जो है, जो राज्य ने अकुशल मजदूर के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय की है 9,530 रुपये, 4th क्लास एम्प्लॉयज को वह सेवा प्रदाता कंपनी 9,530 रुपये हर महीने देगी। ये और उस 4th क्लास एम्प्लॉयज का ईपीएफ भी कटेगा, उसका जो है ईएसआई भी कटेगा। तो इस तरह से प्लान है। लगभग मान के चलिए कि 30 से 35 हज़ार 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन वो रिक्रूटमेंट कैसे होगी, सारा सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए और उसे इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया में आप सभी को बताता हूं कि कैसे क्या क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव एसपी सिंह ने 28 अक्टूबर 2022 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर की आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग से कार्य कराए जाने के संबंध में उन्होंने जो पत्र लिखा है, उस पत्र में काफ़ी बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने ये कहा है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत आउटसोर्सिंग के संबंध में निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता के दृष्टिगत मैन पावर आउटसोर्सिंग हेतु भारत सरकार द्वारा जो विकसित जेम पोर्टल है, उसी के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का मंडलवार आबद्धीकरण हो गया। यानी कि हर मंडल में अलग अलग एजेंसी हो सकते हैं और जो एजेंसियों के लिए जो नियम बना है उसमें कहा गया है कि उनके पास जो है एमएसएमई प्रमाण पत्र होना चाहिए, उनके पास आईएसओ प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईपीएफ प्रमाण पत्र अपलोड उनको होना चाहिए, ईएसआई यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में ही होना चाहिए, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए और फर्म के पास पैन कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण कार्यालय जो है उत्तर प्रदेश में उनका होना आवश्यक है, उनका पंजीकरण। तो ये सारी चीज़ें जो है कही गई है। तो इसको जो है, ये तो सेवा प्रदाता हेतु क्या क्या अर्हता है इसके बारे में काफ़ी विस्तार से दिया गया है और जो कौन सेवा प्रदाता के कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे चयन होगा, उसके लिए एक मंडलवार कमेटी भी बनी है और उस मंडलवार कमेटी में जो है मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उसके अध्यक्ष रहेंगे, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक सदस्य होंगे और उस जिले का, जिस जिले के लिए सिलेक्शन होना है 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का, तो उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक जो है सदस्य सचिव होंगे, वित्त और लेखाधिकारी होंगे संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय के, और मंडलायुक्त जो होते हैं उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी एक और सदस्य होगा। यानी कुल टोटल ये 5 सदस्यों का जो है एक मंडलीय समिति होगा और वही समिति जो है सेवा प्रदाता संस्था का चयन करेगा। कर्मचारियों को जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति होगी उनको कितना कैसे क्या वेतन मिलेगा, तो जो अकुशल मजदूर की जो मजदूरी उत्तर प्रदेश में शासन ने तय किया है वह 9530 रुपये है, यानी 9,530 रुपये। वही जो है एक धनराशि का, इसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा एक मानदेय के रूप में या पारिश्रमिक के रूप में। और इसका जो 13% है वो ईपीएफ में यानी
लगभग जो है 1239 रुपया जो है 1239 रुपया जो है ईपीएफ में जमा होगा और ईएसआई में जो है 309 रुपये ऐसे कट करके जाएगा। यानी टोटल जो है एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो खर्च होने वाला जो है वह होगा 11,078 रुपये और उसमें जो है जीएसटी 18% अतिरिक्त जोड़ करके सरकार ने दिखाया है कि 13,073 रुपये सरकार एक 4th क्लास एम्प्लॉइज़ के एवज में खर्च करेगी। अब ये कहा गया है कि ये जो एम्प्लॉइज़ होंगे इस एम्प्लॉइज़ का सिलेक्शन जो है, जो चयन है, वह तो चयन सेवा प्रदाता जो कंपनी है वही कंपनी करेगी। कहा गया है कि सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। और इसके लिए ये कहा गया कि जो वरिष्ठता के आधार पर जब चयन किया जाएगा तो कार्मिकों के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ता, एक कार्मिक के लिए 5 आवेदनकर्ता का सिलेक्शन होगा, 2 या 2 से अधिक कार्मिकों के लिए 3 गुना, लेकिन अधिकतम कम से कम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जाएगा। तो सेवा प्रदाता द्वारा पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता योग्यता का मूल्यांकन करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें क्रेता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यानी जो क्रेता होगा, क्रेता का मतलब वो जो स्कूल है, जिस स्कूल के लिए ये सिलेक्शन होना है, जो शिक्षा विभाग है, इसके बाबत जो है, तो इसमें जो है कहा गया कि लेकिन आउटसोर्सिंग जो भी कार्मिक होंगे उनका समय से और पूर्ण भुगतान जरूर होना चाहिए। अगर कार्मिकों से वसूली की, ऐसा होता है कि जो भी सेवा प्रदाता कंपनी होती है, ऐसे पूर्व में भी देखा गया है कि जो आउटसोर्सिंग जो प्रोवाइड कराती है कंपनियां ना, वो कंपनियां क्या करती हैं, फिर कार्मिकों से बैकडोर से वसूली भी करती हैं। अगर उनको देना है 10,000 तो 10,000 देंगे, दिखाएंगे कि हम 10,000 देते हैं, लेकिन वो उन कर्मचारियों से पिछले रास्ते से जो है पैसे वसूल लेते हैं। तो ये कहा गया कि ऐसा अगर होगा तो उनके खिलाफ डीलिस्टिंग की कार्रवाई क्रेता विभाग द्वारा कर दी जाएगी। और ये कहा गया है कि जब गवर्नमेंट जो पैसे का भुगतान जब कर देगा आउटसोर्सिंग कंपनी को, तो वो जो है जो सेवा प्रदाता कंपनी को कर देगा, तो उसके भुगतान के 3 दिवस के भीतर जो है कार्मिकों की धनराशि का भुगतान कर देना होगा, अन्यथा उनके ऊपर जो है अर्थदंड लगाने की बात कही जा रही है। तो बात यह है कि अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो सेवायोजित हो जाता है, ऐसे कार्मिक को सेवा प्रदाता जो है स्वयं वो खुद चाहे तो अगर सेवायोजन कर सकता है, लेकिन खुद बदल नहीं सकता है। बदलने के लिए उस जो कार्मिक होगा, जो 4th क्लास एम्प्लॉइज होगा, उसके खिलाफ अनुशासनहीनता और दंडनीय अपराध आदि की स्थिति जो है, यह विभाग की सहमति के पश्चात ही उस चयनित या कार्यरत कार्मिक को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा। और उस हटाने के बाद जो है ये कहा गया कि 1 महीने के भीतर चयनित अभ्यर्थी अगर कुशलता के मापदंड पर असमर्थ होता है तो उसे 1 माह की अग्रिम नोटिस देकर कार्य से विमुक्त किया जा सकता है। सेवा प्रदाता एजेंसी को प्रतिकूल टिप्पणी के 1 माह के अंदर दूसरे अभ्यर्थी को चयनित करके भेजना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें कही गई, और ये कहा गया कि चयन के उपरांत L1 जो भी सेवा प्रदाता वाली फर्म है, वो समस्त मूल अभिलेखों को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। इस तरह से जो है कहा गया है। तो ये जो भर्तियां होने वाली है, ये तो हम समझ लें कि ये नियमित भर्ती नहीं है, यह एक तरह से क्या है, यह एक तरह से ठेके पे भर्ती होगी और सरकार सीधे जो है पैसा उस कार्मिक को न दे करके वो पैसा देगा सेवा प्रदाता कंपनी को, फर्म को, एजेंसी को, और फिर वो सेवा प्रदाता कंपनी जो है, जो निर्धारित किया गया कि 9,530 रुपये उसको मानदेय या पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो वो पारिश्रमिक देगा। और ईपीएफ का जो है 13% जो है, यानी 1,239 रुपया ईपीएफ कट के जाएगा उसका, और 310 रुपये जो है ईएसआई कट के जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।